सीईसी की ऑनलाइन व्याख्यान श्रृंखला में सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जैसा कि पूर्व में मेरे व्याख्यान चल रहे हैं, आज भी मैं मुद्रा राक्षस नाटक को लेकर ही आपके बीच अपने विचार प्रस्तुत करूंगी। अभी तक हमने मुद्रा राक्षस नाटक के प्रथम अंक के 7 श्लोक कर लिए हैं और उन श्लोकों के आधार पर हमने चर्चा भी की है, कुछ विशेष चर्चाएं भी की हैं और नाटक में प्रयुक्त होने वाली संधियों के विषय में मैंने आपके सामने विस्तार पूर्वक चर्चा की है। इसका कारण ये है कि अब जब भी कोई संधि आरंभ होगी तो हम पहले ही जान सकेंगे कि यहाँ पर कौन सी संधि है और संधियों का क्या प्रयोग है, क्या प्रयोजन है। ये क्योंकि हमने पहले जान लिया है, इसलिए हम बड़े ही सरलता पूर्वक इस नाटक में होने वाली घटनाओं में कहाँ कौन सी संधि, कहाँ कौन सी अर्थ प्रकृति और कहाँ कौन सी अवस्था का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ 8वां श्लोक मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगी और उस श्लोक से पहले उसके जो ऊपर वाली पंक्ति है, जो गद्य भाग है, वो जानना बहुत जरूरी है। और वो जैसा कि हमने पहले ही पढ़ लिया है कि अब मंच पर चाणक्य का प्रवेश होना है, तो अब मंच पर चाणक्य प्रवेश करता है और क्या कहते हुए मंच पर प्रवेश करता है, तो वो उसकी पंक्तियां हैं। कथय क एष मयि स्थिते चंद्रगुप्तम अभिभवितुम इच्छति। ये पंक्तियां पहले भी मैं 2-3 बार आपके साथ दोहरा चुकी हूँ और मंच पर आकर जो पंक्तियां नेपथ्य में चाणक्य बोल रहा था, वही पंक्तियां मंच पर प्रवेश करते ही वह बोलता है कि बताइए कौन यहाँ पर मेरे रहते हुए चंद्रगुप्त को घेरना चाहता है, चंद्रगुप्त को हराना चाहता है। तो यहाँ पर इसके बाद वो श्लोक बोलता है, पद्य बोलता है और वो पद्य मैं अभी आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। और वो पद्य है, आस्वादित द्विरद शोणित शोण शोभाम संध्यारुणामेव कलाम शशलांचनस्य जृंभा विदारित मुखस्य मुखात् स्फुरन्तीं को हर्तुमिच्छति हरे परिभूय दंष्ट्रा। अब यहाँ पर वर्णन है इसका कि शेर जो कि अभी अभी जानवर को खाकर और अभी उसके मुंह में उसके दांत लाल ही हैं उस पशु के रक्त से, तो और वो आराम कर रहा है और वो आराम करते हुए जब जम्हाई लेता है, तो जम्हाई लेते हुआ जो सिंह है उसके मुंह में हाथ डालकर कोई यदि उसकी दंष्ट्रा को निकालने का प्रयास करे तो उसकी क्या स्थिति होगी। तो इसी को प्रस्तुत श्लोक के में बताया गया है और ये वास्तव में ये श्लोक तो सिंह के दंष्ट्रा को निकालने के संबंध में है, परंतु जो इसका मुख्य अर्थ होगा वो मैं अभी आपको बाद में बताऊंगी। अभी मैं आपके सामने केवल इसका अनुवाद प्रस्तुत करूंगी और इसका अनुवाद है, यहाँ पर सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि इसमें जो क्योंकि समस्त पदों का प्रयोग है और अंत में विभक्ति लगी हुई है पद के अंत में, तो जो पहला पद है वो एक ही पद है। पहला जो पद्यांश है वो 4 अंश होते हैं, 4 पंक्तियां होती हैं पद्य में। तो ये जो पहली पंक्ति है पूरे एक पद है वो, और वो है आस्वादित द्विरद शोणित शोण शोभा। तो अंत में इसके जो विभक्ति लगी है वो द्वितीय विभक्ति एकवचन लगी है। इसी प्रकार से हमें अन्य पदों में भी देखना है कि कहाँ कहाँ द्वितीय विभक्ति का और प्रयोग हुआ है। तो दूसरे जो पंक्ति है उसमें संध्यारुणामिव कलाम शशलांचनस्य, तो यहाँ पर संध्यारुणामिव कलाम, इन दोनों पदों में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग है। इसी प्रकार से जो तृतीय पंक्ति है वो स्फुरंती, इसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग है। तो
कहने का तात्पर्य ये है कि ये तीनों शब्द जो हैं वो किसी एक पद के लिए प्रयुक्त हुए हैं विशेषण के रूप में, और वो है जो अंतिम पंक्ति में पद है दंश्रा। दंश्रा शब्द है द्वितीय विभक्ति एक वचन है। तो हम सब जानते हैं कि जो विभक्ति विशेष्य में होती है वही विभक्ति विशेषणों में भी होती है। तो यहाँ पर ये 3 विशेषण दिए हैं दंष्ट्राम के। और अब दंष्ट्राम कर्म है तो इसका जो है कर्ता भी कोई होना चाहिए, अर्थात ये कार्य जो किया जा रहा है, जो मैं अभी बताऊंगी स्पष्ट करूंगी, वो किसके लिए है या किससे किसका कहा है, ये दंष्ट्रा किसकी है। तो यहाँ पे देखिए षष्ठी विभक्ति में दिया हरे। हरि शब्द कई अर्थों में प्रयुक्त होता है हरि, यहाँ पर हरि शब्द सिंह के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो हरे में सिंह की, तो हरे में सिंह की दंष्ट्राम, दंष्ट्रा को। तो अब हमें समझ में आ गया कि दंष्ट्रा का संबंध सिंह से है। तो अब यहाँ पे दंष्ट्रा के जो विशेषण हैं वो हमें देखने हैं कि वो दंष्ट्राम कैसी दंष्ट्रा, सिंह की कैसी दंष्ट्रा, दाढ़, दंष्ट्रा में दाढ़। तो हम इसके लिए सबसे पहले हम पहला पद लेंगे आस्वादित। आस्वादित में जिसका स्वाद चखा गया है, तो आस्वादित में चखे गए या खाए हुए। द्विरद हाथी, या हाथी को खाकर जो सिंह है जो आराम करने के लिए अगर लेटा हुआ है तो जम्हाई लेने के लिए उसने मुंह खोला है, तो उसी का यहाँ पर वर्णन है। तो आस्वादित खाए हुए या चखे हुए, द्विरद मीन्स हाथी के, शोणित रक्त, शोणित खून या रक्त को कहते हैं। तो रक्त से शोण लाल, शोभाम शोभा वाली। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि ये जो तीनों पद हैं ये दंष्ट्राम के विशेषण हैं। तो ये दंष्ट्रा के लिए विशेषण का प्रयोग किया गया है कि किस प्रकार की दंष्ट्रा, वो दंष्ट्रा जिसकी जो शोभा है वो लाल है। और वो लाल दंष्ट्रा कैसे है, वो अभी अभी खाए हुए हाथी के खून से लाल है। अभी मतलब अगर हम कहें कि उसकी लाल है उसके दंष्ट्रा, तो दंष्ट्रा लाल तो तभी होगी ना जब अभी अभी उसने किसी इस हाथी को खाया हो। तो इसीलिए यहाँ कहा कि आस्वादित का यही मतलब है कि अभी अभी चखे हुए खाए हुए हाथी के शोणित में रक्त से, शोण में लाल शोभा वाली दंष्ट्रा को। एक विशेषण मैंने आपके सामने बताया। अब दूसरा विशेषण जो है वो उपमा के माध्यम से, उपमा अलंकार के माध्यम से दिया गया है कि शश लांछन से, शश लांछन चंद्रमा को कहते हैं, शश खरगोश का लांछन में चिन्ह। माना जाता है कि चंद्रमा में खरगोश है। अब तो समस्त स्थिति ही बदल गई, तकनीक के माध्यम से अब तो चंद्रमा तक पहुंचकर सब कुछ जो है वो प्राचीन जो विचार थे वो सब परिवर्तित हो गए। तो ये मैं उस समय की बात है, ये वाला पद्य उस समय का है जब अभी चंद्रमा तक कोई पहुंचा ही नहीं था, और दूर से चंद्रमा में जो कलंक, जो काला दिखाई देता था, तो उसको कुछ कहते थे खरगोश है, कुछ कहते कलंक है, कई 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 अटकलें लगाई जाती थी। तो यहाँ पर भी शश लांछनस्य मीन्स चंद्रमा के चिन्ह वाले, अर्थात चंद्रमा। तो चंद्रमा की संध्या अरुणा, संध्या और अरुण, संध्या अरुणाम, संध्या कालीन, अरुणा मीन्स लाल, कलाम इन कला जैसी, क्या दंष्ट्रा। तो दंष्ट्रा का दूसरा विशेषण ये है कि वो दंष्ट्रा अरुण है, लाल रंग की है। पहले भी बताया कि वो लाल क्यों है, कि वो हाथी के रक्त से लाल है। और अब उसकी शोभा कैसी है, अब दूसरी पंक्ति में बताया
कि चंद्रमा की संध्याकालीन अरुणिम, अरुण मीन्स लाल, क्या, कला जैसी, चंद्रमा की कला। अब चंद्रमा जो है वो उसके संध्या के समय उसका जो रंग होता है, जो वर्ण होता है, वो रक्त वर्ण होता है। तो यदि आप संध्याकालीन चंद्रमा को देखेंगे तो जब वो उदित होता है तो वो लाल रंग का होता है। तो संध्याकालीन चंद्रमा की संध्याकालीन लाल कला जैसी दंष्ट्रा। और तीसरा है स्फुरंती, चमकती हुई दंष्ट्रा मीन्स दाढ़ को। तो ये हमने साथ में जोड़ दिया और हमारी पंक्ति पूरा हो गया कि अभी अभी चखे हुए हाथी के रक्त से लाल शोभा वाली चंद्रमा की संध्याकालीन लाल कला जैसी स्फुरंतीम चमकती हुई दंष्ट्रा को, दाढ़ को। जिह्वा विदारित मुखस्य हरेः, ये देखिए हरे का भी विशेषण है, एक षष्ठी व्यक्ति एक जन्म में हरे है, उसका विशेषण है जिह्वा विदारित मुखस्य हरे। जिह्वा कहते जम्हाई, तो जम्हाई के लिए विदारित, खोलना, मुंह फाड़ना जिसको बोलते हैं, तो यहाँ पे जिम्हाई के लिए खोले हुए मुखस्य, मुख वाले, हरे हैं, हरे में सिंह के मुखात, मुख से, परिभूय, परिभूय अर्थात उसकी उपेक्षा करके, उस सिंह की परवाह न करते हुए, उस सिंह के पराक्रम को भूलकर, इसलिए कहा परिभूय। परिभूय मीन्स उसके उपेक्षा करके, उसकी परवाह ना करके, को हर्तुम इच्छति, कौन हर्तुम इच्छति, कौन निकालना चाहता है। तो मैंने अभी आपके सामने इस पद्य का शब्दशः जो अनुवाद है वो आपके सामने रखा। अब इस पद्य का विशेष अर्थ भी है। ये पद्य सिंह के पक्ष में यद्यपि कहा गया है, इसमें कहीं पर भी नाटक के पात्र के विषय में कोई बात नहीं कही गई है, परंतु ये इस सिंह के प्रसंग के माध्यम से यहाँ पर नाटक के पात्रों की ओर और उनके नाटक की कथा वस्तु की ओर संकेत क्या, उसका वर्णन ही किया गया है। यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है, तभी मैं आपको स्पष्ट कर पाऊंगी। जब हम ये समझेंगे कि यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है, तो अतिशयोक्ति अलंकार में क्या होता है, जिसके द्वारा हम अर्थ को, जो जिस संदर्भ में बात कही गई है, उसको जान सकते हैं। तो अतिशयोक्ति अलंकार के परिभाषा साहित्य दर्पणकार ने दी है और उन्होंने कहा है कि, उन्होंने लिखा है, सिद्धत्वे अध्यवसायस्य अतिशयोक्ति निगद्यते। तो उन्होंने कहा कि अतिशयोक्ति अलंकार क्या है, सिद्धत्वे अध्यवसायस्य, जब अध्यवसाय सिद्ध हो जाए तो अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अब यहाँ पे बड़ा आवश्यक है कि अध्यवसाय क्या होता है, कि अध्यवसाय का सिद्ध हो जाना। इसका अध्यवसाय का अर्थ होता है कि विषयी और विषय, इन दोनों में अभेद स्थापित होना और वो अभेद सिद्ध हो जाना अध्यवसाय कहलाता है। अब विषय क्या होता है, विषयी क्या होता है, ये भी जानना आवश्यक है। विषय होता है उपमेय, जिसके विषय में बात की जाती है वो विषय होता है, और विषयी होता है जिस कह लीजिए उपमान, उपमान जिसके माध्यम से बात की जाती है। यहाँ मैं अतिशयोक्ति के संदर्भ में कह रही हूँ। तो यहाँ पे विषय और विषयी दोनों में अभेद बताया जाए और वो अभेद सिद्ध हो जाए, सिद्ध हो जहाँ पर, वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है।
तो बड़ा ही महत्वपूर्ण है ये जानना कि अध्यवसाय का सिद्ध होने से क्या तात्पर्य। देखिए, यदि हम उत्प्रेक्षा अलंकार को देखें तो उत्प्रेक्षा अलंकार के जहाँ पे लक्षण दिया वो कहा भवेद संभावनो प्रेक्षा, अर्थात जहाँ पर विषय की विषयी के रूप में संभावना होती है वहां उत्प्रेक्षा अलंकार। तो यहाँ पर भी देखिए विषय और विषय में अभेद होगा। जैसे हम कहते हैं कि मुख मानो चंद्रमा, तो यहाँ पर मुख विषय है और चंद्रमा विषयी है, और यहाँ विषय और विषय में अभेद दिखाया गया है कि मुख मानो चंद्रमा है। तो मुख और जो चंद्रमा है यहाँ इन दोनों में अभेद है, परंतु ये अभेद निश्चित नहीं है, मानो है, संभावना है। ऐसा लगता है कि मुख चंद्रमा है, हो भी सकता है कि चंद्रमा ना हो। तो यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार में जो अभेद है विषय और विषयी में वो सिद्ध नहीं होता, साध्य होता है, संभावना होती है। परंतु जहां पर विषय और विषयी में अभेद सिद्ध हो जाता है तो वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। तो ये जो प्रत्यय मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया ये अतिशयोक्ति अलंकार का ही उदाहरण है। इसमें विषयी है सिंह की दंष्टा को कौन निकालना चाहता है, ये विषयी है। और वास्तव में विषय क्या है? विषय ये है कि कौन चंद्रगुप्त को हराना चाहता है। तो चाणक्य के रहते हुए कौन चंद्रगुप्त को हराना चाहता है। तो कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार के माध्यम से विषय और विषय में अभेद सिद्ध किया, और केवल मात्र विषयी के वर्णन के द्वारा ही हम विषय के वर्णन को ज्ञात कर सकते हैं। वो कैसे, वो मैं अभी आपके सामने स्पष्ट करूंगी। ढूंढीराज ने यहाँ पर रूपक अतिशयोक्ति कहा है, क्योंकि रूपक के विषय में भी अगर रूपक के लक्षण को देखा जाए तो उसमें रूपक का लक्षण है रूपकम रूपिता रोपे रूपो विषय निरपन्नवे। तो वहां पर भी रूपक जो है रूपित का आरोप किया जाता है रूपक अलंकार में भी। तो यहाँ पर भी सिंह का आरोप किया है। यहाँ पर किस पर किया है? चाणक्य पर। चाणक्य पर सिंह का आरोप किया और अतिशयोक्ति के माध्यम से किया है। इसलिए ढूंढीराज ने यहाँ पर सामान्य अतिशयोक्ति अलंकार ना कहकर उन्होंने कहा है ये रूपक अतिशयोक्ति अलंकार है। तो अब यहाँ पे देखिए अतिशयोक्ति अलंकार के माध्यम से कवि जो है वो नाटककार ये बताना चाहता है कि जहाँ ये कहा कि आस्वादित द्विरद शोणित शोण शोभाम, तो यहाँ पर कहा कि अभी अभी चाणक्य, ये चाणक्य के लिए ये पंक्तियां क्या अर्थ देती हैं कि चाणक्य जिसने अभी अभी 9 के 9 नंदों को पूरे उनके वंश को नष्ट करा है, अभी नष्ट किया है उन्होंने। और उसके बाद कहा कि संध्या रुणामे कलाम शशलांचन से, तो यहाँ पर देखिए कहा कि जो चंद्रगुप्त की दंष्टा के लिए कहा था, यहाँ चंद्रगुप्त की राज्य लक्ष्मी के बारे में ये विशेषण चंद्रगुप्त की राज्य लक्ष्मी के बारे में होगा। तो यहाँ जब प्रथम पंक्ति में कहा कि अभी अभी नंदों के राज्य को नष्ट करके और शोभा को बढ़ाने वाले, किसकी शोभा को बढ़ाने वाले? चंद्रगुप्त के को राज्य पर बिठाने वाले, तो चंद्रगुप्त की शोभा को बढ़ाने वाले। तो यहाँ दंष्ट्रा जो है वो चंद्रगुप्त की लक्ष्मी के लिए हम इसको प्रयुक्त करेंगे। तो ये शोभाम भी फिर किसके लिए होगा? चंद्रगुप्त की लक्ष्मी को। तो राज्य लक्ष्मी को चंद्रगुप्त को राजा बनाकर बढ़ाने वाले। उसके बाद है, वो राज्य लक्ष्मी कैसी है? वो चंद्रमा की संध्याकालीन अरुणिम कला जैसी है।
अब यहाँ पे देखिए, चंद्रमा की कला जिस प्रकार से सभी के हृदयों को आह्लादित करती है, उसी प्रकार से जो राज्य लक्ष्मी चाणक्य ने चंद्रगुप्त को दी है, बिठाया है जिस पर, उसकी भी शोभा जो है वो चंद्रमा के समान ही सबको आह्लादित करने वाली है। तीसरी बात जो उन्होंने कही कि जिह्वा विदारित, तीसरा है जो एक और विशेषण की भी बात करते, स्फुरंती। वो जो चंद्रगुप्त की राज्य लक्ष्मी है वो चमक रही है, चमक रही है अर्थात उसका प्रकाश, उसका प्रताप सारे विश्व में फैल चुका है। ऐसी दंष्ट्रा अर्थात चंद्रगुप्त की राज्य लक्ष्मी को, अब उस राज्य लक्ष्मी को कौन उसकी रक्षा कर रहा है? उसकी रक्षा कर रहा है चाणक्य। तो चाणक्य कहता है कि जिह्वा विदारित मुखस्य, जम्हाई लेने के लिए खोले हुए मुख वाले। कहने का मतलब है कि पूर्ण रूप से जागे हुए, जागरूक, क्योंकि अभी कोई जो है शत्रु नहीं है इस प्रकार का, इसलिए वो आराम कर रहा है, वो सोया नहीं है। तो जागरूक हरे यहाँ पे है चाणक्य, जागरूक चाणक्य को परिव हुए, उसकी उपेक्षा करके, कौन हर्तुम इच्छति, कौन उस लक्ष्मी को, उस राज्य लक्ष्मी को हड़पना चाहता है, छीनना चाहता है। तो ये जो है, जो दूसरा अर्थ है अतिशयोक्ति के अलंकार के माध्यम से हमें प्राप्त हुआ, वो चाणक्य के पक्ष में हमें ये अर्थ प्राप्त हुआ है। अब इस पद्य के द्वारा हमें कुछ और विशेष बातें भी ज्ञात होती हैं, प्राप्त होती हैं। पहली बात तो ये है कि चाणक्य के क्रूरता, उसके क्रोध के संबंध में हमें पता चलता है कि चाणक्य के रहते चंद्रगुप्त की राज्य लक्ष्मी को कोई छीनने की कोशिश करे या उसको हराने का प्रयास करे तो वो संभव नहीं है। दूसरी ओर हमें यहाँ पर राक्षस के शक्ति के विषय में भी, राक्षस के राजनीतिज्ञ होने की भी जानकारी प्राप्त होती है, उसकी शूरता के बारे में भी हमें ज्ञान प्राप्त होता है। जो कहा उसने, चाणक्य ने स्वयं कहा है कि चाणक्य की उपेक्षा करके कौन है जो कि साहस कर सकता है चंद्रगुप्त की राज्य लक्ष्मी को हरने का, उसको छीनने का। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि नाटक की कथा वस्तु में चाणक्य चंद्रगुप्त के राज्य को सुदृढ़ करना चाहता है और उसी सुदृढ़ता के लिए वो राक्षस को प्राप्त करना चाहता है, यही उसका प्रयोजन है। और दूसरी ओर राक्षस भी चंद्रगुप्त से राज्य छीन कर अपने राजाओं का, नंदों का बदला लेना चाहता है। और प्रस्तुत श्लोक में यहाँ चाणक्य अपनी प्रशंसा, अपने विषय में तो बता ही रहा है कि मेरे रहते चंद्रगुप्त के राज्य को कोई किसी प्रकार की हानि नहीं कर सकता। दूसरी ओर वो राक्षस की ओर भी संकेत करता है कि ये धृष्टता कौन कर रहा है, ये साहस कौन कर रहा है? राक्षस कर रहा है। इस पूरे कथानक में राक्षस भी अनेक प्रकार के योजनाएं बनाएगा, अनेक प्रकार के ऐसे कार्य करेगा जिससे कि चंद्रगुप्त की मृत्यु हो जाए और चंद्रगुप्त का जो राज्य, नंदों का राज्य जो चंद्रगुप्त ने ले लिया था, वो वापस मिल जाए और उसके मृत नंदों का जो है वो बदला वो ले ले। तो ये कोई चाणक्य के रहते ऐसे कार्य की धृष्टता करना या ऐसे कार्य का साहस करना किसी सामान्य व्यक्ति का काम नहीं है। तो यहाँ दूसरी जो तृतीय और चतुर्थ पंक्ति है, उसके माध्यम से राक्षस की वीरता, राजनीतिज्ञता और साथ में उसकी स्वामी भक्ति के विषय में भी वर्णन किया गया है कि चाणक्य जैसे क्रूर क्रोधी के सामने भी राक्षस जो है वो डरेगा नहीं और वो अपने जो कार्य है उसमें अवश्य ही प्रयास करेगा, भले ही उसको उसमें सफलता मिले या ना मिले। तो यहाँ पर देखिए
इस पद्य में जब हम देखते हैं तो यहाँ हमें बीज जो है, जो बीज नामक अर्थ प्रकृति जो है वो स्पष्ट लक्षित हो रही है, सूचित हो रही है। हम इस पद्य के माध्यम से ये जान पा रहे हैं, हमें सूचना मिल रही है इस कथा वस्तु की कि आगे कहानी जो है, जो लक्ष्य है कि राक्षस को चंद्रगुप्त के राज्य को सुदृढ़ बनाने के लिए उसको पकड़ना या उसको वश में करना, ये इस कथानक का प्रयोजन है। और उस कथानक का बीज यहाँ पर जो इस पद्य के माध्यम से हमें प्राप्त हो गया कि इसके लिए जो लक्ष्य चाणक्य ने रखा है चंद्रगुप्त के राज्य को सुदृढ़ करने का, उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए राक्षस भी अत्यंत प्रयास करने वाला है। और यही इस कहानी का बीज है और इसी के आसपास अब कहानी जो है वो आगे उसका विस्तार होगा। तो यहाँ पर ढूंढीराज ने जब इसकी टीका लिखी है तो उन्होंने कहा है कि यहाँ पर यहाँ से इस संदर्भ से आगे जो भी भाग है वो मुख संधि है। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि बीज नामक अर्थ प्रकृति और आरंभ नामक अवस्था के संयोग से मिलते हैं, मिलकर मुख संधि बनती है। तो यहाँ पर बीज है, बीज मैंने आपके सामने बताया। और अब उस आगे जितने भी पद्य आएंगे उसमें बीज, उस बीज का जो है वो आरंभ हो जाता है। जो बीज इसने अब डाल दिया है राक्षस को, जो है उसकी शक्ति का अनुमान उसको हो गया है और उसके अनुसार अब वो आरंभ कर देता है। और आरंभ क्या करता है, उस राक्षस को किस तरह से वश में किया जाए और उस फल को प्राप्त किया जाए, उस फल की प्राप्ति के और अपना प्रयत्न जो है वो आरंभ कर देता है। तो इसीलिए यहाँ पे देखिए उन्होंने कहा, जो ढूंढीराज हैं उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यहाँ पर मुख संधि है। तो मैं पूरा प्रसंग आपके सामने, पहले उन्होंने कहा कि राक्षस संग्रह रूप कार्य से हेतु अनुकूल दैवश चाणक्य नीति प्रयोग बीज। अभी मैंने आपको यही बात बताई है कि कार्य अर्थात प्रयोजन क्या है इस नाटक का, राक्षस का संग्रह। और वो किसके लिए है, चंद्रगुप्त के राज्य को स्थिरता प्रदान करने के लिए। तो राक्षस संग्रह रूप जो कार्य है उसका हेतु अनुकूल दैवश चाणक्य नीति प्रयोग, भाग्य जिसके अनुकूल है ऐसे चाणक्य की नीति का प्रयोग जो है ये बीज है। तो अब जो है चाणक्य जो है, इससे आगे जो पद्य मैंने आपके सामने रखा है, इससे आगे जितना भी प्रसंग है इसमें चाणक्य की नीति का प्रयोग किस प्रकार से उसने इस कार्य को सिद्ध करने के लिए नीति का प्रयोग किया है वो आगे बताया जाएगा। दूसरा यहाँ पर मुख संधि है, उसके विषय में भी ढूंढीराज ने स्पष्ट किया कि कहाँ से लेकर कहाँ तक मुख संधि है। तो अभी जो प्रस्तुत पद्य है यहाँ से लेकर आगे जो यमपट लेकर जो गुप्तचर चाणक्य ने भेजा था राज्य में, प्रजाओं में जो राक्षस में अनुरक्त हैं उनका पता लगाने के लिए, तो उस यमपट दिखाने वाले उस गुप्तचर को राक्षस की ये अंगूठी प्राप्त होती है। पूरा विस्तार है जो हम आगे पढ़ेंगे। तो वो राक्षस की नामांकित अंगूठी, उस पर राक्षस का नाम लिखा हुआ है और वो अंगूठी है उसको प्राप्त होती है। तो ये यहाँ तक जो है ये बीज और आरंभ नामक कार्य अर्थ प्रकृति और अवस्था से मिलकर मुख संधि यहाँ तक है। अर्थात यहाँ अब नाटक के लिए, नाटक के कार्य, नाटक के प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए जो कुछ करना चाहिए उसका आरंभ हो गया और मुद्रा प्राप्ति तक जो है वो मुख संधि है। तो इसके बाद कुछ इस नाटक के विषय, इस पद्य के विषय में कुछ विशेष और भी बताने योग्य यदि कुछ बात होगी
तो वो मैं फिर आपको अगले व्याख्यान में बताऊंगी। तब तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार और सभी का धन्यवाद।